वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में तीनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद, ठेकेदारी में 40% कमीशन, हिजाब, तुष्टीकरण, आरक्षण से लेकर अमूल बनाम नंदिनी डेयरी जैसे मुद्दे पूरी ताकत से उछाले जा रहे हैं। 2 दशक से कर्नाटक में सत्ताधारी पार्टी ने वापसी नहीं की है और पार्टी ने बुजुर्ग लिंगायत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को प्रमुखता देते हुए केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज के आधार पर वोट मांगने की रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी राज्य में 20 से 25 रैलियां करने वाले हैं, लेकिन हाल के दिनों में कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। इनमें बड़े लिंगायत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी शामिल हैं। कांग्रेस में जाने के बाद शेट्टार ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को निशाना बनाते हुए कहा है कि उनकी वजह से इस बार लिंगायत वोटर और लिंगायत नेता बीजेपी से नाराज हैं। Definitely, what is happening in entire Karnataka in all assembly constituency, it shows that Lingayat community people upset, and because of his attitude, everybody is upset. It is BL Santosh. It is affecting the entire system of the party. इधर राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा दे दिया है। मोदी सरनेम मामले में मानहानि की सजा के बाद बीजेपी ने राहुल पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया था। कर्नाटक के कोलार में ही राहुल ने मोदी सरनेम वाला बयान दिया था। अब उसी कोलार में खड़े होकर राहुल ने मोदी को चुनौती दी है कि वो जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करें, आबादी के अनुपात में आरक्षण दें और आरक्षण की 50% की सीमा हटाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मोदी को ओबीसी विरोधी माना जाएगा। अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे। बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक में उसे 150 सीटें मिलेंगी। पार्टी के बागी नेता नुकसान पहुंचाना तो दूर, अपनी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। रही बात कांग्रेस की, तो राहुल गांधी आएंगे, कुछ भाषण देंगे और चले जाएंगे। कर्नाटक के लोगों से वादा करना और फिर गायब हो जाना कांग्रेस की फितरत है। Politics of the Congress in Karnataka is a politics of either lying or making a promise and vanishing from the scene, or just completely coming and stirring the pot with some sort of a vague promise. And it is ironical because it is almost like he wants the people of Karnataka to forget that his party was in government in Karnataka for 60 years. 18 से 20% वोट शेयर वाली पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस टिकटों के बंटवारे और उससे पैदा होने वाली कलह में उलझी है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी समेत देवेगौड़ा परिवार के 8 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं। इनके बीच भी खींचतान है। जेडीएस मुख्य रूप से वोकालिंगा और किसान वोटर्स पर निर्भर है और दक्षिण कर्नाटक में असरदार है, लेकिन कई सीटों पर जेडीएस दूसरी पार्टियों, खासकर कांग्रेस को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आवाज अड्डा में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी अखाड़े में किसमें कितना दमखम है और क्या बीजेपी वापसी कर पाएगी या कांग्रेस कुछ कमाल करेगी या देवेगौड़ा फैमिली फिर से किंग मेकर बनेगी। तो कर्नाटक के चुनाव की स्टेज बिल्कुल सेट है और ये दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के लिए मेरे ख्याल में एकमात्र राज्य है साउथ का जहां पे उनकी सरकार है और साउथ में अपने प्रेजेंस और डोमिनेंस को इंक्रीज करने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस चुनाव को जीते, रिपीट करें। उतना ही ज़रूरी कांग्रेस के लिए है क्योंकि उनको 2024 से पहले अपने लिए एक माहौल बनाना है और वापसी अगर वो करते हैं, कर्नाटक में सरकार बनाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर भी हो सकता है। तो ये चुनाव आमतौर पे लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में आजकल का जो वोटिंग पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, लेकिन सेंटिमेंट के तौर पर ये चुनाव कर्नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए। और जेडीएस तो वैसे भी हमेशा बीच में कुछ सीटें ला करके किंग मेकर की भूमिका बनने की कोशिश करती है, लेकिन परिस्थितियाँ बदलती। खैर उस पर भी हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे।
इसी मसले को समझते हैं कि दरअसल माहौल क्या है वहाँ पे। अब बिल्कुल तारीख करीब है, मई के 10 तारीख को इसमें मतदान होगा, 13 को मतगणना होगी। तो क्या हो सकता है, माहौल क्या है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता निज़ाम फौजदार हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टी संकीर्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक नागराजन सुंदरम जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर जी और राजनीतिक विश्लेषक और रिसर्चर कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। टी संकीर्ता, आपकी पार्टी में जो टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद से बहुत ज़्यादा खलबली है। जगदीश शेट्टीगार को आपने देखा ही सर, वो तो मतलब सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि BL संतोष जी की वजह से उनको टिकट नहीं मिला और अब वो दूसरे खेमे में चले गए हैं। लिंगायत के बड़े नेता माने जाते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 6-7 बार के विधायक हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये क्या स्ट्रेटजी है आपकी? चुनाव के ठीक पहले आपने अपने बड़े कद्दावर नेता को टिकट नहीं दिया। देखिए, पहला बात है, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में इस बार चुनाव प्रो डेवलपमेंट और प्रो इनकम्बेंसी के बारे में ये मुद्दों लेकर चुनाव लड़ना चाह रहा है। इसके मुद्दों के ऊपर, चुनाव के ऊपर हम जा रहे हैं। दूसरा चीज है जो टिकट को किसको देना, कैसे देना, ये हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 3-4 बार मैराथन मीटिंग करके बहुत लेके पहला लिस्ट में 189 सीट्स का डिक्लेयर किया, सेकंड लिस्ट में 23 सीट्स का डिक्लेयर किया और तीसरा लिस्ट में 10 सीटों का डिक्लेयर किया। सिर्फ हमारा बस 2 ही सीट का डिक्लेयर करने के लिए वो बाकी है। लेकिन जब तक जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी इन लोगों का बात आता है, मैं एक चीज तो डायरेक्टली जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है वो क्लियरली बताना चाहता हूं। जो लोग हमारा विचारधारा और हमारा सिद्धांत और हमारा पार्टी को मान कर आएगा, हम उसको स्वागत करते हैं। जो उसको सफोकेटिंग लगे है, जो वो नहीं होता है इधर, उन लोगों को जाना चाहता है वो लोग है, हम उसको खुश कर बेचते हैं। ये हमारा पार्टी का स्टैंड है, उसमें बहुत क्लियर है। जब तक जगदीश शेट्टर का सवाल आता है, उन्होंने कोई वरिष्ठ नेता के ऊपर कोई आरोप लगाया है, वो सभी झूठा ही है, ऐसा नहीं होता है। 2013 में जब जगदीश शेट्टर मुख्यमंत्री थे, उसका लीडरशिप में ही हम चुनाव लड़े थे, हम सिर्फ 40 ही सीटें जीते थे। इसकी वजह से कांग्रेस के जाने में, कांग्रेस लोग कहते थे हम 30 सीट वो जो बाहर से लोग आते हैं उनको लेने के लिए हम रिजर्व करेंगे करके कांग्रेस के लोग बोलते थे। ऐसा ही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास नेता नहीं है, उसके पास नंबर्स नहीं है, कांग्रेस के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। 2013 से 18 तक सिद्धरामैया का संपूर्ण बहुमत का सरकार थे, उसके बाद उतना घोषण करने के बाद भी वो चुनाव हार गया, वो 80 सीट में आ गई। ऐसा एक प्रीपोल प्रोमिसेस देने में कुछ नहीं फर्क पड़ता। भारतीय जनता पक्ष स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत का, संपूर्ण बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटका में बनाने वाली है। टी संकीर्ता, BL संतोष का नाम तो चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने जब टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस में चले गए, उसके बाद उन्होंने लिया, लेकिन वो आपके पुराने नेता, आपने कहा कि आपकी विचारधारा, आपके कामकाज और आपके हिसाब से चले, बिल्कुल सही बात है, पार्टी को ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं, लेकिन वो तो आपके बहुत पुराने नेता हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया कि एकदम से उनका टिकट काट दिया गया? और अभी तो उनकी उम्र भी है, चुनाव लड़ सकते थे वो। देखिए, हमारा 220 सीटों में 220 सीट का डिक्लेयर हुआ है, उसमें 72 नया चेहरों के लिए, 72 लगभग, उसमें एक 8-10 लोग, वो उसका भाई या बहन नहीं तो उसका बीवी, उन लोगों को छोड़ के मोर देन 60-62 सीट्स नया लोगों के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी से इस बार टिकट दी गई है। सो उसमें हमको कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है। उससे 90% की सीट, 50 के ऊपर जो सीट है वो नया चेहरों में हम जीतना चाह रहे हैं, जीत के लिए हम तैयार हैं। ऐसा है उसका स्ट्रेटेजी। लेकिन इसका सवाल कब आता है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, हमारा वरिष्ठ नेता रहे, सब एक वोटिंग का पैटर्न देखा था, आंतरिक प्रजाप्रभुत्व, भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक प्रजाप्रभुत्व होते हैं उसमें हमारा वोटिंग का पैटर्न रख के कौन इस क्षेत्र में एक ही नहीं 3 नाम का प्रस्ताव लेकर हम उसको कोर कमेटी में भेजा, कोर कमेटी से लेकर वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में गया, उधर बैठकर किसको देना है नहीं देना है उसका भी एक इंटरनल सर्वे रिपोर्ट होता है। ये सभी मानकर टिकट घोषणा की है। वो उसके हिसाब से जगदीश शेट्टर जी क्या ईश्वरप्पा जी और येडियुरप्पा जी का जो मेलभंती था उसको फॉलो करते थे, लेकिन वो नहीं किया। उसको कांग्रेस ने कोई और एस्पिरेशन या कुछ और दिया, वो हमको पता नहीं, वो खुद आपको उसको ही पूछना पड़ेगा। लेकिन वो हम पार्टी को एक माँ के स्थान में लेकर वो छोड़ दिया है, वो एक्चुअली बेजम की बात ही है। लेकिन ठीक है, वो जाने पार्टी का सिद्धांत नहीं लेकर, विचारधारा नहीं लेकर वो नहीं रहना चाहते, वो जा सकते हैं।
खुद से हम उसको भेज देंगे, ये हमारा स्टैंड है। नहीं ठीक है, फिर आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और कई जगहों पे आप लोग बिल्कुल नए चेहरों को देख के पुरानों को हटा देते हैं। ये आपका अपने इंटरनल मामला, चूंकि पूछना हमारा काम है इसलिए हमने ज़रूर पूछा कि लोग जानना चाहते हैं कि इतने सीनियर नेता को आपने टिकट नहीं दिया। एक सवाल और है, आपने कहा कि आप प्रो इनकम्बेंसी और डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ेंगे। अब तक के जो प्री पोल सर्वे कह सकते हैं, आप ओपिनियन सर्वे कह सकते हैं, उन सब में दिख रहा है कि आपके खिलाफ लोगों की नाराज़गी है, ये नंबर्स के हिसाब से जो प्री पोल सर्वेज आए, और बहुत सारे आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं। तो ये फिर आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? तो एंटी इनकम्बेंसी का पूरा मामला बन रहा है। देखिए, जब मैं प्रो इनकम्बेंसी का बात उठाया, प्रो इनकम्बेंसी का बात किया, लोग फिर भी वो सर्वे, सभी सर्वे ऐसा ही नहीं है, सभी सर्वे है 109 सीट है, कभी सर्वे में 110 सीट है, लेकिन हमारा पक्ष का आंतरिक जो सर्वे है उसमें हम 125 की सीट ऊपर जीतने वाली है, ये हमारा सर्वे का रिपोर्ट है। लेकिन एक चीज में कांग्रेस जैसे लोगों का, कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है, एक दो चीज में एग्जांपल लेकर मैं बता देता हूँ। कांग्रेस ने कहा है हर महिलाओं को घर के लिए 2000 रुपए देंगे, ठीक है, और 200 यूनिट हर लाइवलीहुड के लिए 200 यूनिट देंगे। ये सभी उसका फ्रीबीज जो स्कीम है, सभी इकट्ठा होकर एक 80,000 से 90,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट आ जाएगा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ये बजट क्रोडीकरण के लिए और रेवेन्यू जनरेशन के लिए उसका प्लस क्या प्लान है? क्या ऐसा सिर्फ छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसा छोड़ देंगे 4.5 साल होने के बाद? ऐसा घोषणा नहीं किया, वो घोषणा नहीं रह गए। ऐसा करने वाला जो कांग्रेस है, हमने जो बताया है, हमने वो घोषणा किया है, वो करके दिखाया है। और दूसरा चीज है, उसका वरिष्ठ नेता सन्मान्य राहुल गांधी जी ने कर्नाटक आकर उसको क्लियर कर दिया, हम जब 150 सीट जीतेंगे सब ऐसा सभी कार्यक्रम, ये प्री पोल जो प्रोमिसेस है वो करेंगे। उसका मानना क्या है, 100 सीट कांग्रेस जीतने वाले नहीं है, वो ये और सभी चुनाव पूर्व घोषणा वो करने वाला नहीं है। जी निजाम जी, कांग्रेस क्या है आपका यूएसपी जिसकी वजह से आपको लोग वोट करें? मैं देखिए 2-3 बातें बता देता हूँ। हमारे संघ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 72 लोगों को, नए चेहरों को हम उतारेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि उनके 72 लोग जो विधायक थे या हार चुके थे या एमएलए, सिटिंग एमएलए थे, वो आज जनता को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उन विधायकों को बदला है। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट है कि ये लोग विफल हैं, इनकी सरकार विफल है, और इनकी जो नीति थी यहाँ पे कर्नाटक की सरकार की जो नीति थी, लूटो, खाओ और भाग जाओ। तो ये 70 लोग जो नहीं मिला है टिकट, उन्होंने अपना खाना खा लिया है, अपना पैसा खा लिया है, अपनी अपनी झोली, जो मोदी जी कहते हैं मेरा झोला लेकर चले जाएंगे, उन हर एक एमएलए के पास ऐसा एक झोला है, उन्होंने उस झोले को भर लिया है तो चले जाएंगे। दूसरी बात जी तो यहाँ सरकार इनकी जब कहते हैं कि हमने क्या किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। 40% की जो सरकार बनी थी, एक प्रोजेक्ट है जिसका 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, टेंडर पास हो गया, बिल पास हो गया, जाकर अगर आप जमीन पर देखेंगे तो खाली जमीन है। तो 600 करोड़ रुपए कहाँ गए इनके? जब ये कोविड के टाइम पे जब एक बेड के 20-20 हजार, 30-30 हजार रुपए जो लेकर सतीश रेड्डी और तेजस्वी सूर्या पैसे लेकर, इनके सुधाकर, जो डॉक्टर सुधाकर हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने जो एक बेड बेचा है, लोगों की तकलीफात को उन्होंने इतना उसका मूल लगाकर उसकी चोरी की है। तो ये लोग किस तरीके से कौन सी सफलता को लेकर जाएंगे और अपना चेहरा लोगों को दिखाएंगे? इसीलिए इन लोगों ने इन 72 या कुछ कह रहे हैं ये लोग को बदल चेहरा दिखाने के। निजाम ये बताइए कि आपकी बात को अगर मैं लेके चलूं तो जिन लोगों को उन्होंने बदला है, आपके हिसाब से वो लोग हारने वाले थे, वो सब ठीक लोग नहीं थे, उन लोगों को आप अपनी पार्टी में रखे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं उनको फिर आप? देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। अगर इनकी बात मैं ऐसे लेता हूं तो इनकी नहीं, अपनी बात लीजिए।
आपने कहा कि वो आदमी ठीक नहीं थे इसलिए बदल दिए उन्होंने, हारने वाले थे, तो शेट्टीकर को क्यों लिया फिर? मेरे भाई विजय ग्रोवर साहब बैठे हैं, वो जानते हैं मैं कैसी राजनीति करता हूँ। मैं कह रहा हूं कि इनका जो फलसफा है कि हमने इस 72 नए चेहरों को लाया है, हम नए खून को लाएंगे, पुराने चोर चले जाएंगे, नए चोर आएंगे, गद्दी पर बैठेंगे, फिर से चोरी करेंगे, फिर नए आएंगे, फिर ये प्रो इनकम्बेंसी का जो कॉन्सेप्ट ये चला रहे हैं ना, जो उसका डमरू बजा रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी इसलिए इन लोगों को वापस हमारे खीमे में लाती है, इसलिए दो लोगों को, बहुत बड़े बड़े दो लीडरों को लाया है, सावधी साहब और शेट्टर साहब। क्यों लाया उनको? इसलिए लाया है कि जब 2014 में ये जो लीडर्स की चोरी कर रहे थे, गन पॉइंट पे लेकर जा रहे थे और ये कह रहे थे ना, पार्टी मेरी माँ है, पार्टी मेरी माँ है, मेरी माँ का सम्मान नहीं करते और चले गए। इन्होंने कितनी बेटों को ऐसे चुराया है, ये पूछेगा सवाल। ये पार्टी अगर माँ है तो उनके लीडर्स को जब चुरा रहे थे और खींच कर लेके जा रहे थे, तो कितनी माओं को इन्होंने। निजाम साहब, आप बात को घुमाओ नहीं, मैं बहुत स्ट्रेट सवाल पूछता हूँ। मैंने इनसे भी स्ट्रेट सवाल पूछा कि जगदीश शेट्टीकर को क्यों निकाला, तो उन्होंने बताया कि हमने नए चेहरों को रखा, उनको निकाल दिया, पुराने चेहरों को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्यों लिया उन दो लोगों को, जिन लोगों को आप मानते हैं कि ये सब इसलिए हटाए गए क्योंकि ये लोग गड़बड़ थे, आपने उनको ले लिया? अपनी बात को आप कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ जनाब, ये दो लीडर्स बहुत ही सक्षम हैं, क्लीन चिटेड हैं, तो ये हमें, अच्छा, जिनको आपने ले लिया वो सक्षम है, बाकी 68 अभी जब और ले लेंगे धीरे से और सक्षम हो जाएंगे ना। नहीं, दूसरा बताइए, चलिए समझ गया, ठीक है, आपने उनको लिए। दूसरा पॉइंट, जो सही है उनको लेंगे, जो सही है, आपका जो फार्मूला है। अरे सर निजाम, सवाल से सुनिए, निजाम, मिस्टर निजाम, सवाल सुनिए सर। वो मैं ठीक वाला आपने पॉइंट रख दिया कि 40% वाला जो चल रहा है वो ले लिया आपने, और आपने इनके अच्छे चुरा लिए और जो खराब वाले तो छोड़ दिए। ओके, ये 2000 रुपये फ्री में देंगे, 200 यूनिट बिजली देंगे, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? तो फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स है। ये तो कई जगह फ्लॉप हो चुकी है। 72,000 रुपए का आइडिया आपका राहुल जी का नेशनली फ्लॉप हो चुका है। नहीं, फ्लॉप नहीं हुआ। कैसे फ्लॉप हो गया? जब हम सत्ता में ही नहीं आए, हमने जब सत्ता में नहीं आए थे। अगर अब मैं एक पूरा सा समझाता हूँ। छोटे में बहुत सारी रैली नहीं है, बहुत संक्षेप रखिए, पॉइंटेड रखिए, हम आपसे ही बात कर रहे हैं सिर्फ। विजय साहब, मैं जरूर समझाऊंगा। मैं देखिए, पिछले 8-9 साल जो केंद्र में सरकार है और 4 साल जो यहाँ पे कर्नाटक में सरकार है, इन्होंने लोगों के जेब से इतने पैसे, महंगाई की वजह से इतने पैसे उन्होंने निकाल लिए हैं। आज लोग कंगाल हैं। आज अगर आप इकोनॉमी को बढ़ाना है, आज अगर इकोनॉमी को रीबूस्ट करना है, आज अगर लोगों के घर को और आगे चलाना है, तो उनके जेबों में पैसे डालने पड़ेंगे। अगर आप याद करेंगे तो कोविड के समय जब जीडीपी बहुत गिर गई थी, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि आप अगर लोगों के जेब में पैसे नहीं डालेंगे, वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो वो डिमांड। कौन से इकोनॉमिस्ट थे वो जिन्होंने कहा था? कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा था? रघुराम राजन ने कहा था। रघुराम रंजन ने कहा था। रघुराम राजन आजकल, अरे सुनो निजाम साहब, बहुत मजेदार बात है। रघुराम राजन पता आजकल क्या कह रहे हैं? मजेदार है, सही मजेदार है। वो यूएस को लेकर के अब कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी जो फ्री में इतना पैसा बांटा था। ये वही रघुराम राजन जी हैं जो यहाँ ज्ञान दे रहे थे कि फ्री में पैसे बांटो। तो प्लीज इकोनॉमिक्स चक्कर में मत पड़िए सर, वो गड़बड़ा गया मामला। आप ये मोदी साहब को पूछिएगा ना, जो लाभार्थी का कॉन्सेप्ट लेकर कह रहे थे कि हम 80 करोड़ लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, वो बोल कर यूपी में उन्होंने वोट बटोरे। ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं पूछ रहे थे आप? ये 80 करोड़ लोगों को जब क्योंकि सुनो ना सर, आप इस पर राजनीतिक आरोप लगाइए और लोग लगाते भी हैं और उसका उन्होंने फायदा भी उठाया होगा, इसमें कोई शक नहीं। अपने दिल से, जब हम अपने दिल से, हम अपनी अच्छी मंशा से लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको सक्षम बनाना चाहते हैं, हम एक बेरोजगार डिग्री होल्डर ग्रेजुएट को 3,000 भत्ता देना चाहते हैं ताकि वो अपना काम ढूंढ सके और उसका बोझ फैमिली पर ना हो सके। अगर वो
डिप्लोमा होल्डर है उसको हम 1,500 रुपये देना चाहते हैं ताकि ये लोग वो अगले 1,500 2 में साल क्या में कर लेगा काम सर? खोल सके, अपना जो रोजगार वो ढूंढ 1,500 सके। रुपए लेके क्या करेगा डिप्लोमा? मतलब कर्नाटक जैसे डेवलप, सर देखिए ना क्या है, आप समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे ग्राउंड पे लेके गया था कि आप कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसका जवाब नहीं होगा मिस्टर संकीर्ता के पास, लेकिन आप ऐसी नहीं, बातों में ले आए कुछ जो बताता हूँ आपको। 1,500 रुपए देके क्या सवाल- हल हो जाएगा? एक बेरोजगार को आप 1,500 रुपए कर्नाटक जैसे डेवलप्ड स्टेट में जहां का एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे बढ़िया है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे लो है, उस राज्य में आप इस तरह की बातें करें, कोई सिंपली बिलीव करेगा? आप सब दोनों लोग रुकिएगा प्लीज, हम लोग काफी समय दिया आप लोगों को, अब जरा अपना लिस्ट ले ले। हाँ नागराजन जी, विजय क्या साहब माहौल है जवाब सर? दे दूं पहले? नहीं अभी अब थोड़ा रुकिए ना सर, 17 मिनट हो गए आप दोनों लोगों को, मैंने काफी समय दिया, अब एक एक अपने एनालिस्ट को शामिल करना। नागराजन जी क्या माहौल है, क्या हो रहा है कर्नाटक में, क्या चर्चा चल रही है, कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है? हर एक ने अपना अपना जो प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी उसी को बात करते रहेंगे। मेरा अपना मानना है तो पिछले 3 चुनाव 2008 में परिसीमन हुआ था, उसके बाद के 3 चुनाव को आंकड़ों को लेकर यदि हम परखें तो उसमें से निकलता है लगभग 27 सीट में तीनों बार कांग्रेस जीत कर आ रही थी और 52 सीट पर 2 बार जीती है। उसमें बीजेपी ने केजेपी को मिलाकर, कर्नाटक जनता पक्ष को मिलाकर 23 सीटों पर तीनों बार लगातार 23 सीट पर लगातार जीत कर आ रही थी और 68 सीट पर 68 सीट पर 68 सीट पर 2 बार जीती थी। जेडीएस ने 10 सीट लगातार 3 बार जीती थी और 13 सीट 2 बार जीती थी। ओके। एंड 2013 एक एबरेशन है क्योंकि वो बीजेपी में फूट हुई, वो 3 दल बन के उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन लोगों का अपना वोट शेयर कम नहीं हुआ। हाँ। तब भी उन्होंने 34% के आसपास उनको वोट मिला था। लेकिन सीटों में कमती आ गई। उसमें एक है लिंगायत लोग बढ़ चढ़कर बीजेपी के खिलाफ वोट करते थे, ये मुझे मानना है, इसलिए उनका सीटें घटकर लगभग 50 में सिमट गए तीनों मिलाकर, ये पीएसआरसीपी और 40 सीटें सर, बीजेपी को 40 है, हाँ केजेसी को मिलाकर 50, येडियुरप्पा का 6 है, उनको 4 है। ये उन लोगों का एक समूह का, क्योंकि यदि ये नहीं हुआ है तो, ये तो हो गया था, यदि नहीं हुआ है तो बीजेपी आगे बढ़ सकती थी ये एकदम। तो अभी का विषय क्या है, लगभग 27 + 52 कांग्रेस को और 68 + 23 भाजपा को और 10 + 13 23, ये संभावनाएं हैं इन लोगों का जीतने का। इससे आगे जो 40 सीट या 41 सीट जो बचा है, जो 224 में, उसमें ये तीनों कितना, इसमें थोड़ा 10 या 5% इधर उधर हो सकता है सीट, वो 40 सीट में कैसे कर सकते हैं करके। और दूसरा चीज एक है, ये है कि बीजेपी ने ये बाई इलेक्शन को छोड़ दें तो 2019 के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था लगभग 20 सीट में, 18-20 सीट में छोड़ दे तो 73 सीटों में 73 में वो लोग कभी नहीं जीते थे। ओके। ये परिसीमन के बाद, परिसीमन में तो उसका रूपरेखा बदल जाता है, इसलिए बीजेपी को बहुत सीटों में नहीं, लेकिन सेकंड पोजीशन पे आई थी, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी के सामने बहुत बड़ा समस्या ये है, आज वो सत्ताधारी दल है, हाँ। उन लोगों को एंटी इनकम्बेंसी का झेलना पड़ता है और इतना खराब है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी है, वो हो नेचुरल है, बिल्कुल है। बीजेपी प्रवक्ता तो कह नहीं सकते हैं, कहना भी नहीं, वो क्यों कहेंगे जी, वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, महीनों से चल रहा है। तो नागराजन जी, आप ये कह रहे हैं कि 79 सीट मोस्ट प्रोबेबल फॉर कांग्रेस, 91 सीट मोस्ट प्रोबेबल फॉर बीजेपी और 23 सीट्स मोस्ट प्रोबेबल फॉर जेडीएस, बाकी बस्ती 35-40 सीटें जो है उसमें खेल है पूरा, वो है राइट? ये एक दृष्टिकोण है।
एक एंगल है। ऑफ कोर्स ये आपका अपना एनालिसिस है कि उन 35-40 में जो बाजी मार ले गया, हाँ, वो सरकार बनाएगा, क्योंकि वो आंकड़ा इतना बड़ा है कि वो उनको वहां तक पहुंचा सकता है। एक सवाल और, उसके बाद मैं ग्रोवर जी और कार्तिक के पास जाऊंगा। ये जो जगदीश शेट्टीगार वाला मामला हुआ, इसका कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है? अगर देखा जाए तो ये जो एक सीट जो नहीं दी गई, ग्रोवर सर, मैं नागराजन जी से एक बार पूछा था, फिर मैं आपके पास आता हूँ, पूरा एनालिसिस आपका लूंगा। नागराजन जी, आपसे सर, जगदीश शेट्टीगार के जाने का क्या नुकसान होगा बीजेपी को? मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आपको पूछा सर। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। बीजेपी अपना जो गढ़ है, जो किट्टूरू कर्नाटका, उसी इलाके में आता है ये। पिछले बार उन्होंने 30 सीटें जीती थी मेरे ख्याल में। वहां 50 सीटों में 30 बीजेपी के पाले में गया था। तो यदि वो माइक्रो मैनेज ठीक से करें वहां, क्योंकि आपको मैं एक कोरिलेशन बता रहा हूं कि जगदीश शेट्टर आरएसएस का आदमी है, विद्यार्थी परिषद का रहे हैं, 50 साल से उनका परिवार, सारा उनका एक्सटेंडेड फैमिली सब आरएसएस के साथ है, वो विचारधारा से जुड़े हैं। आपको एक इसी का जो सिमिलर एक एग्जांपल मिलेगा झारखंड में। जब झारखंड में रघुवर दास के खिलाफ सरयू राय लड़े थे, वो पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाके नहीं लड़े थे। करेक्ट। पूरा संघ का जो परिवार है उनको लेके वो लड़े थे, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी हराए थे। यस। जगदीश शेट्टर का क्यों, जो संघ के साथ जुड़ा हुआ लोग है, जो आरएसएस से कट्टर है, हिंदुत्व के लोग हैं, वो लोग जगदीश शेट्टर से तो नाराज होंगे, इसलिए उनको ज्यादा वोट मिलने का नहीं है। लेकिन कांग्रेस को जो वोट मिलता है, 40-50 हजार उनको मिलता था कांग्रेस को, उस वोट तो मिलेगा उनको। इसका जो आसपास के इलाके में कितना प्रभाव पड़ेगा, उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके ग्रोवर साहब, हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, उसके बाद से काफी कुछ डेवलपमेंट हो चुके हैं। अब आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि कर्नाटक के बारे में एक बड़ी बात कही जाती है कि वहाँ मतलब लगभग 2/3 ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी पार्टी से एक बार चुनाव लड़ चुके होंगे। मतलब ऐसा कोई शायद ही मिले, बहुत कम लोग मिलेंगे, रादर शायद ही क्या मिलेंगे, कम लोग मिलेंगे जो अभी तक एक ही पार्टी से लड़ रहे हैं। वो आया राम गया राम, इधर से लड़ो उधर से लड़ो, मतलब विनेबिलिटी वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है। अब आपका एनालिसिस क्या है? देखिए नीरज, अगर बात की जाए तो पिछले 5 या 6 चुनाव में हमने जो एक इन्फ्लुएंस देखा था बीएस येडियुरप्पा का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था बीजेपी के लिए। क्योंकि जैसे पहले भी चर्चा हुई कि 2013 में जिस तरह से 40 सीट थी, वहां से 109 तक आई, और उस तरह से जो एक परफॉर्मेंस, जो ग्रोथ चार्ट रहा है, जितने सांसद वो जीत कर आए बीजेपी के, उसके लिए क्रेडिट अगर दिया जाना चाहिए तो वो मैं अब हमेशा ये कहता आया हूँ कि बीएस येडियुरप्पा की कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बड़ी है। और इस चुनाव में हमने जिस तरह से देखा कि पिछले कुछ महीनों में जो हमने उतार चढ़ाव देखे, खास करके बीजेपी वर्सेस येडियुरप्पा की जो रिलेशनशिप रही, उसमें बहुत उतार चढ़ाव है। जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया, उनको उतारा गया, और फिर वापस बॉम्बे को बनाया गया, और फिर उनको एक तरीके से बनवास दे दिया गया था, और अब वापस उनको सेंटर स्टेज में लाया गया। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते की अगर आप नोटिस करें डेवलपमेंट्स, उसमें एक चीज तो साफ तौर से दिखकर ये आ रही है, और कई पार्टी के नेता भी इस बात को मानते हैं कि जो लिंगायत डोमिनेंस रही है बीजेपी की, वो शायद कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। और लक्ष्मण सावदी और जगदीश शेट्टर को आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने इतने बड़े फैसले पार्टी बदलने के भी किए हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं लिंगायत मठ से और जो वहां के सीयर्स हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही शायद उन्होंने ऐसा कुछ फैसला लिया होगा। तो इस चुनाव में जो एक होता था वोकलिगा वर्सेस लिंगायत का एक प्लेटफॉर्म बनता था, इस बार कहीं ना कहीं लिंगायत वोट थोड़ा स्प्लिट होता जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि ये 3-4 नेता भले ही पार्टी छोड़ के गए हो, लेकिन इनका इम्पैक्ट कई और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जरूर पड़ेगा। वहीं अगर एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, तो वो ये है कि इस बार क्रूशियल जो फैक्टर रहेगा वो एचडी कुमारस्वामी का रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वोकली का कंसोलिडेशन करने का जो एक प्रयास किया है, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव है। और बिटवीन कांग्रेस और जेडीएस
कौन इस वोट को ग्रैब कर सकेगा इस बार, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और लग रहा है कि अगर इस तरह का अगर एक स्प्लिट वोकली का वोट में नहीं होता है और एक तरफ को ही वोट जाता है वो, तो या तो जेडीएस 20-25 तक सिमट जाएगी या 50 के ऊपर जाएगी, और ये कांग्रेस के जो फ्यूचर है उस पर जरूर इसका एक असर पड़ सकता है। मतलब जेडीएस तो काफी इंटरेस्टिंग चुनाव। हाँ, एक्चुअली ये जेडीएस वाला खेल है ना, अगर वो ऊपर गया तो खेल बिगाड़ देगा एकदम कांग्रेस के लिए ज़्यादा नुकसान, क्योंकि वोट बैंक कहीं ना कहीं कोलाइड होता है। बत्रा जी, गणित और रसायन विज्ञान क्या कह रही है आपकी कर्नाटक के लिए? हम लोग चूंकि नॉर्थ वाले हैं या वेस्ट में रहते हैं मुंबई, तो बहुत डीप वहाँ की ग्राउंड की चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने कहा 3 विद्वान वहाँ की बुलाए जाए जो वहाँ के हैं एकदम। आपका गणित क्या कह रहा है? नहीं, हम भी उत्तर भारत के हैं वाजपेयी जी, आपकी तरह जी। लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कि आपने जब वो फ्रीबी वाली बात करी, एक उदाहरण आप भूल गए कि पीएम किसान तो हिट हो गया था ना 2019 में। तो ये डिपेंड करता है कि क्रेडिबिलिटी मैसेज की क्या है और उसकी टाइमिंग क्या है। इस पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि फ्रीबी की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से फेल हुई है। ये डिपेंड करता है कि कौन मैसेज दे रहा है और उसका कितना कंपेलिंग एक आर्ग्यूमेंट बनाया जा रहा है। अब जहां तक इलेक्शन की बात है पर से, तो मुझे लगता है आज की तारीख में कांग्रेस एक बेहतर विकेट पे है भाजपा के कंपैरिजन में। अगर आप देखिए तो क्या है पॉलिटिक्स कर्नाटक की, कि बीजेपी लिंगायत वोट पे डिपेंड करती है, अपर कास्ट के वोट पे डिपेंड करती है। उन्होंने अपना एक हिंदुत्व वोट बैंक डेवलप किया है। ओल्ड मैसूर का जो इलाका है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पे बीजेपी है ही नहीं, या मतलब उसकी जो प्रेजेंस है वो कम है। इस वजह से आप पाएंगे कि बीजेपी डिस्पाइट अ लोअर वोट शेयर, उनकी सीटें ज्यादा आई पिछली बार कांग्रेस से। कारण ये था कि उनका जो वोट है वो कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा है और एक ऐसा इलाका है बड़ा जहां पर उनकी प्रेजेंस ज्यादा नहीं है। तो वहां पर फाइट वो जेडीएस और कांग्रेस के बीच में ही है। कांग्रेस को अगर अपनी मेजोरिटी लानी है तो वहां अच्छा करना ही पड़ेगा एट द एक्सपेंस ऑफ जेडीएस। वहां बीजेपी का इतना रोल नहीं है। जो बीजेपी का मेन वोट ब्लॉक है लिंगायत, वहां पे जो क्रैक्स आप देख रहे हैं, कांग्रेस उसको कैपिटलाइज करने के लिए शायद इन लीडर्स को लेकर आई, क्योंकि कांग्रेस के पास बाकी बेसिस कवर्ड है। जो मुस्लिम वोट है, जो वोकलिगा वोट है वो शिव कुमार जी की वजह से, जो ओबीसी वोट है वो सिद्धरामैया जी की वजह से, और जो मुस्लिम वोट है वो हमें पता है कंसोलिडेट होगा एंटी बीजेपी पार्टी के पीछे। तो कौन सा एक ब्लॉक था जो कांग्रेस का मिसिंग था? जो 90s से अगर आप देखें तो पाटिल साहब जब से उन्होंने डिसमिस किए कांग्रेस ने, वो लिंगायत वोट उनसे दूर चला गया था, वो लिंगायत ब्लॉक है। तो लिंगायत ब्लॉक को लाने के लिए अपनी तरफ ये पूरी कवायद हुई है और इससे कांग्रेस को न्यूमेरिकली फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है इस समय कांग्रेस बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, एंटी इनकम्बेंसी जो बात हुई, जैसे एक आंकड़ा सी वोटर का आया था कि कर्नाटक में 57% लोग चाहते हैं कि बदलाव आए। एंड दिस इज अनलाइक एनी अदर स्टेट, जहां पे जैसे उत्तराखंड हो गया या गोवा हो गया, जहां बदलते बदलते चीजें बदली नहीं, इनफैक्ट बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर एपेटाइट है चेंज की। और एक और आपने जो बात उठाई कि लोग कर्नाटक में पार्टी बदल बदल के चुनाव लड़ते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि कर्नाटक इज ऑल्सो वेरी इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिटिक्स। उसका वन ऑफ द रीजंस इज बहुत ही महंगे इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे। अगर आप एमएलए का नेटवर्क देखेंगे पूरे इंडिया में, कर्नाटक में सबसे ज्यादा समृद्ध एमएलए आपको इस समय असेंबली में मिलेंगे। तकरीबन 30 करोड़ पर एमएलए का एसेट वैल्यू है आज की तारीख में, जो महाराष्ट्र और आंध्र जैसे स्टेट से भी मेरे ख्याल से हाई है। तो ये भी एक कारण है। बट कमिंग बैक टू द इलेक्शंस, मुझे लगता है इस समय जस्ट गोइंग बाय जो चीजें चल रही हैं कर्नाटक में और जो मुद्दे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो कांग्रेस की लोकल लीडरशिप है, कांग्रेस को थोड़ा एज है। बाकी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आखिरी मोमेंट तक छोड़ती नहीं है इलेक्शन लड़ना। तो अंत में कितना क्लोज आ पाएंगे ये कहना इस समय मुश्किल है। बिल्कुल। और ये जो फैक्टर वहाँ पे है बहुत महत्वपूर्ण है जिसका हमने जिक्र किया। बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा कि वहाँ पे इंडिविजुअल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक एक क्वेश्चन मेरे को इनसे लेना है, संकीर्ता जी से और निज़ाम जी से। संकीर्ता जी, ये जो अभी देखिए एनालिसिस हमारे एनालिस्ट ने किया, सब आपके साउथ के ही हैं, अभी भी गाड़ी फंसी हुई है, एकदम क्लियर नहीं। जैसे नागराजन जी भी कह रहे हैं कि वो 30-35 सीटें अटकी हुई हैं। तो एक सवाल मेरा स्ट्रेट ये है कि क्या जाति बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे अभी भी है, क्योंकि आप लोग मैनेज भी कर रहे होंगे, या फिर
विकास, लेकिन क्योंकि देखिए हमारे किसी एनालिस्ट ने विकास की बात नहीं करी है, वो सब वो हमें ये समझा रहे थे कि कितना कहाँ फैक्टर कौन सा फिट बैठता है। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपने शेट्टिगार जी को छोड़ दिया, लिंगायत थे वो। देखिए, पहला चीज है, भारतीय जनता पार्टी ने 63 लिंगायत लीडर्स को टिकट दी गई है अब तक। 63 members of 220 are लिंगायत फ्रॉम द लिंगायत कम्युनिटी। 52 members ओबीसी से है और उसमें वो सभी लेकर 60 मेंबर नया चेहरा है, न्यू फेसेस, पार्टी का जो नया फेस है। लेकिन जब तक लिंगायत लोग का सवाल है, कांग्रेस की एक ही पक्ष था 2018 में। सिद्धरामैया का मुख्यमंत्री जो थे, जो संपूर्ण बहुमत का कांग्रेस सरकार थे, वो वीरशैव लिंगायत धर्म को विभाग करने का प्रयास किया। वो फेल होने के बाद ही सिद्धरामैया का उतना नुकसान होकर वो कांग्रेस 79 सीट्स तक आई। ये है लिंगायत की कंट्रीब्यूशन। और लिंगायत के जो कांग्रेस का नेता है उसके बारे में आप देख लीजिए, एमबी पाटिल जो है वो खुद कह रहा था हमारे लिंगायत नेताओं का कांग्रेस में क्या स्थान है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, लिंगायत लोगों को, ओबीसी लोगों को और दलितों को इस्तेमाल करता है और उसको पूर्ण स्थान मान देने का कोई प्रयास नहीं करता है। अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जो सबसे हाईएस्ट मेजॉरिटी से जीता है, वो एक दलित लीडर है, पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो रिप्रेजेंट करता है। कांग्रेस ने उसको 2018 में टिकट दिया, अभी टिकट देने का मना कर रहा है, उसके साथ सभी कांग्रेस का काम करवा के अभी उसको छोड़ दिया है। कांग्रेस मानता है सिर्फ अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, इसका मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो कोई और ओबीसी हो या लिंगायत हो या वकलिगा हो, कोई प्रेडोमिनेंट कैस्ट का, हिंदुओं का वो नहीं मानना चाह रहे, सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों का तुष्टीकरण का ही मामला लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं। ओके, निजाम साहब, अभी भी जाति महत्वपूर्ण है। राहुल जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं। देखिए, सवाल था लिंगायत बारे में आपने पूछा, मैं उसका जवाब दिया। हाँ नहीं, मैं ये सवाल निजाम से संगीता जी आपके लिए नहीं, वो कांग्रेस पार्टी को पूछ रहे हैं, आप आराम से रहिएगा। हाँ। आपका वक्त हो गया है, सरकार छोड़ने का वक्त हो गया है, तैयारी कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप जो कह रहे हैं कि ओबीसी और कास्ट इक्वेशंस और उसकी सर्वे कराने से राहुल जी का ये जो बयान था उसके बारे में आप कह रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर देखेंगे पिछले थोड़े वक्त में द डिस्पैरिटी, जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, सोशल स्टैंडिंग है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, बहुत कारणों की वजह से वो दूर हो गए। आज देश ऐसे वक्त से गुजर रहा है जहां पे हर एक वर्ग को, हर एक धर्म को, हर एक जात हो सकती है, हम धर्म के अंदर जात है, तो उनको कैसे एक सही प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो अपने बलबूते पे एम्पावर्ड कम्युनिटी की तरह एक आगे बढ़ सके। अगर कहते हैं कि एक कास्ट सर्वे करवाया जाए और जिनकी जितनी रेशो है उनको उतना उनका कंट्रीब्यूशन उतना हो, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज हो, उनको उतना, इसमें गलत किस बात, क्या गलत क्या है? जब प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहते हैं मैं पिछली जाति का आदमी हूं, तो वो अपनी जात के बारे में कह रहे हैं या सबकी जात के बारे में कह रहे हैं? तो जब प्रधानमंत्री एक कास्ट के बारे में बात करते हैं तो सही लगता है, लेकिन जब हम सही एम्पावरमेंट की बात करना चाहते हैं तो वो गलत क्यों लगने लगती है? हम पिछले वर्ष नंबर ऑफ डेकेड्स तो शतक से देख रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को उसको सोशल जस्टिस के हिसाब से हम पार्टी का टिकट देते हैं। हर जगह जहां पे उसका एससी का डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमने बनाया, ओबीसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमने बनाया, तो एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया, तो हम हर एक वर्ग के लिए एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और उसके लिए एक बजट देते हैं ताकि वो लोग अपने आप को एम्पावर करके खड़े हो सके। हुआ क्या एम्पावरमेंट हुआ क्या? और नरेश भाई, जब से बीजेपी 2014 में आई है, ये बार बार कहते हैं कि रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। ये किस बात पे कहते हैं? ये क्यों ऐसा कहते हैं कि रिजर्वेशन हटा देना चाहिए? ये नहीं चाहते कि गरीब दलित पढ़े, ये नहीं चाहते कि वो एक पिछड़ी जाति से जो आदमी आता है वो पढ़े लिखे और एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। निजाम साहब सुनिए ना,
तरक्की में काम करें। सुनिए निजाम सर, मुझे एक ब्रेक लेना है सर, छोटा सा ब्रेक लेना, लौट के आता हूँ, आप लोगों से चर्चा करूँगा। देखिए, इस आज़ादी के बाद आप ही लोगों की सरकारें थी, इनकी भी बीच में आई, आप लोगों की ज़्यादा समय तक रही। आज की तारीख में कार्तिकेय बत्रा साथ बैठे हैं, ये सब डेटा वेटा बहुत कलेक्ट करते हैं। क्या ये किसी स्टेट गवर्नमेंट अपने दिल पे हाथ रख के कह सकती है उसके पास ये नंबर नहीं कि कौन किस जाति के कितने लोग हैं? ये जो 75 स्कीमें चल रही हैं हर राज्य में, वो कैसे चल रही हैं? डेटा पे ही तो चल रही है ना सर। आपको मालूम है, हमको मालूम, सबको मालूम, हम केवल उसको एक एजेंडे के तौर पर रखना चाहते हैं, गिन के बता दो मेरे कितने। नहीं सुनो निजाम भाई, ये अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा तब जवाब दीजिएगा। प्लस जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उससे कैसे करेंगे आप बताइए ना। फिर मैं कहूँगा तो आप कहोगे पीछे जा रहे हैं। 40-50 साल आपकी सरकार रही, क्यों नहीं उनका अपलिफ्टमेंट करके एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दे दिया कि वो सब तरक्की पसंद हो जाते हैं? इसलिए शक होता है, चाहे वो ये बात करें, बीजेपी करे, तो मैं तब भी मैं कहूँगा इस मुद्दे में मेरा डिसएग्रीमेंट हमेशा रहता है कि आज की तारीख में हर स्टेट के पास पूरा डेटा है, कौन किस जाति का कहाँ रहता है, सबके घर में वजीफे, सबके घर में राशन, सबके घर में सारी चीज़ें पहुँचती हैं, जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। किस बात का डेटा हम इकट्ठा करना चाहते हैं? ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। खैर एनीवे, ये अपना विषय नहीं है आज का, वरना किसी दिन आजकल विषय आजकल चलने लगा, खूब सब नेता निकल गया, जाति जनगणना की चर्चा कर रहे हैं, उस पर किसी शो करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कर्नाटक का माहौल क्या है। स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में, और आज हम चर्चा करें कर्नाटक का माहौल क्या है। मेरा निवेदन आप लोगों से है कि अब समय काफ़ी कम है, हम लोग काफ़ी बात कर ली, तो बहुत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। नागराजन जी आपसे मैं एक सवाल रख देता हूँ, वो बहुत ही ऑल इनकम्पासिंग है। क्या चल रहा है इस समय? जाति पे वोट पड़ेगा या भ्रष्टाचार और विकास पे वोट पड़ेगा? किस पे वोट पड़ेगा वहाँ पे? भ्रष्टाचार के विषय में तो कांग्रेस ने वो और अपोजिशन ने वहाँ एक बुना नहीं पाए एक मुद्दा के रूप में। अभी तो वो ये नंदिनी और अमूल के पीछे चले गए। हाँ। भ्रष्टाचार तो वो मुद्दा ये आ गया। बीजेपी के लिए ये फायदा है, क्योंकि ये नंदिनी अमूल का तो वो लोग किसी स्टेटमेंट अमूल से निकाल के इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार है तो उनके पास जवाब देने के लिए मुश्किल होगा। मैं 2-3 चीजें इसमें कहना चाहता हूँ। एक इंडिपेंडेंस है, जो 83 से लेकर जितना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते आ रहे थे, 83 में तो 22 इंडिपेंडेंट जीते थे। उस समय पहली बार बीजेपी ने 18 सीट जीती थी और रामकृष्ण हेगड़े का गवर्नमेंट को बाहर से समर्थन दे रही थी। उससे चलते चलते अभी आके जो इंडिपेंडेंस का पिछले चुनाव में केवल एक ही रह गया, और जो अदर से स्मॉलर पार्टीज 2 बार डबल डिजिट में आए थे या एक बार आए थे, वो कर्नाटका कांग्रेस करके वो बंगारप्पा का। उसके बाद ये कर्नाटका जनता पक्ष ये येडुरप्पा का, वो तो विलय हो गया। बाकी किसी पार्टी का ये नहीं है। तीसरी चीज कहता हूं, जो जेडीएस के बारे में कहते हैं, मुझे अपना मानना है, अपने जो विश्लेषण में जो स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद मुझे मानना है, तो जेडीएस का क्या है, पार्लियामेंट इलेक्शन में उनको 9 या 10% ही मिलता है हमेशा। ओके। 96 जो प्रधानमंत्री थे, वो कन्नड़ गौरव का बात है उस समय, वो उसका जो आफ्टर डिमिटिंग ऑफिस है, अगला इलेक्शन में केवल 9% मिला था उनको, जेडीएस का। और हमेशा 9%, 10% के अंदर ही आता है। लेकिन और हम जानते हैं जो व्हाट पीपल आर टॉसिंग अराउंड इज एक्चुअली the Vokkaligas have got 14% total. So all the 14% never cast their vote in favor of one party. यही तो बड़ी विचित्र स्थिति है नागराजन सर। ये कार्तिक के ओपन पोजीशन है क्या अभी भी? नहीं, वो नहीं करते हैं। और क्या है, जो बेंगलुरु शहर है, उसमें जो वक्कलिगा है बीजेपी को देते हैं ज्यादा। जो अश्वत्थ नारायण वगैरह है, वो सब वक्कलिगा लीडर हैं। जो शोभा करांदे वो मिनिस्टर है, वो सब बीजेपी को शहर के अंदर वो 2008 में 17 सीट जीते थे। वो 28 सीटों में 17 सीट जीते थे।
पिछली बार 12 सीट जीते जी नागराजन जी, मैं एक राय जैसे हमने कहा ना मार्केट की लैंग्वेज में हमने पूछा कि ओपन पोजीशन है क्या अभी भी कार्तिकेय? वाजपेयी जी, ओपन पोजीशन तो चुनाव में अंत तक रहती ही है। मतलब नहीं, कहीं कहीं क्लोज हो जाती है अभी भी लग रहा है कि मैं देखिए, आप मुझे सब एक साल से ऊपर हो गया, मैं आपके शोज पे आ रहा हूँ। मैं कभी भी क्लेम नहीं करता किस तरफ गाड़ी पलटेगी, मैं बस ये बोलता हूँ कि रुझान किस तरफ है। आज की तारीख में रुझान कांग्रेस की तरफ है, लेकिन वो जो ओल्ड मैसूर का इलाका है, कांग्रेस वर्सेस जेडीएस, वहां से बहुत सारी तस्वीर साफ होगी। मैं एक बात और बोलूंगा कि आपने कहा डेवलपमेंट की बात नहीं होती। देखिए, कर्नाटक को हम जब नॉर्थ इंडिया से देखते हैं, हमें सिर्फ बेंगलुरु दिमाग में आता है, लेकिन कर्नाटक के अंदर भी बहुत डिस्पैरिटीज हैं। ये जो हमारे जो पैनलिस्ट कर्नाटक से वो बेहतर बताएंगे। जो हैदराबाद कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक का इलाका है, जो किट्टूर कर्नाटक का इलाका है, वहां की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स की, तो जहां बैंगलोर की 6-6.25 लाख पर कैपिटा इनकम है, यहां पर 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख तक चली जाती है। तो कर्नाटक के अंदर भी कई कर्नाटक बसते हैं। तो इस वजह से जो मैनिफेस्टो है उसमें हर एस्पिरेशन को समझना पड़ेगा। तो केवल कास्ट पे वोट नहीं पड़ेगा, हमेशा ऐसा होता है, वोट कई मुद्दों पे पड़ता है। कास्ट भी होगा उसमें करप्शन भी होगा, उसमें डेवलपमेंट भी होगा, उसमें वेलफेयर भी होगा। अंत में जिसका सबसे अच्छा मिक्स होगा, जिसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी, जहां पे इन फाइटिंग कम होगी, वहां पे गाड़ी मुड़ जाएगी, वहां पे क्लोज हो जाएगा। ओके ग्रोवर साहब, ये बत्रा जी ने इसको और उलझा दिया है कि अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। तो जीरो इन करने के लिए कुछ हमको बताइए ना, हम लोग यहाँ से बैठ के क्या सोचें कि वहाँ क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरह कार्तिकेय ने बताया कि सेवरल इश्यूज, इसलिए अगर आप मैनिफेस्टोज देखेंगे कर्नाटक में, तो बहुत लंबी फेहरिस्त बनती है उसमें। मतलब हर रीजन की एस्पिरेशन को देखते हुए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, इस बार तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मैनिफेस्टोज बनाए जा रहे हैं, और खास करके अर्बन डेवलपमेंट को जिस तरह से तवज्जो दी जा रही है अभी, ये शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारी अनकेप्ट प्रोमिसेस है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु जैसे शहर में भी अरविंद लिम्बावली, जो इतने हाई प्रोफाइल और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक थे, उनको भी टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। और ये पूरा आईटी हब है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे ज्यादातर आईटी एम्प्लॉइज, आईटी कंपनीज है, और वहां पर जिस तरह से हमने फ्लडिंग देखी थी, ये एक बहुत बड़ा इशू था, शायद इसके चलते हुए उनको टिकट नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे पहले शुरू में भी कहा कि इस बार जो 2 प्रोमिनेंट कास्ट है, लिंगायत वर्सेस वोकलिगा, शायद चुनाव उनमें नहीं होगा। ये जो एक आउटरीच ओबीसी की है, सोशल इंजीनियरिंग की जो कोशिश दोनों बड़ी पार्टियां कर रही हैं, उसमें कौन कितना बाकी कास्ट को रुझा सकेगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और सबसे बड़ा चुनाव मैं ये कहूंगा कि इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष होने के साथ साथ उनको अपना क्षेत्र बचा के रखना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैसेजिंग वहां की जो जाएगी वो उनके लिए न केवल स्टेट लेवल पर बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो कल्याण कर्नाटका जिसे बोला जाता है, जहाँ पे कि सेक्टर 370 सेक्शन के तहत काफी स्कीम्स अनाउंस की गई हैं, अब वहां पर किस तरह से गाड़ी पलटेगी या चलेगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ होता था जिसको बीजेपी ने स्नैच कर लिया, और वापस अब खड़गे जी के लिए चैलेंज ये है कि वह किस तरह से वहां से सीटें वापस निकालते हैं। ओके, संगीता जी और निजाम सर। संगीता जी, ये बिजली फ्री और ये सब 2000 रुपये मिला, आपका कुछ काउंटर ऑफर? देखिए, सभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हम कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका जो शहर है कलबुर्गी, उसका जो जिला है वो कलबुर्गी से बेंगलुरु आने के लिए 14-15 घंटा लगता था ट्रैवलिंग की टाइम। अब तक एक 7-8 बार 9 बार खड़गे जी साहब ने जीत रहे थे, एक ही एयरपोर्ट का प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिया था। उधर एयरपोर्ट का फ्लाइंग करने के लिए टेस्टिंग अभी जा रहा है, तुरंत उसमें उस जिला में, कलबुर्गी जिला में एयरपोर्ट बन जाएगा। डबल इंजन का सरकार और बीजेपी है, भरोसा है, एक जो ध्येय वाक्य लेकर हम चुनाव के ऊपर जा रहा है। अभी आप राजस्थान देखो, राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, उधर तो 3,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 7 ही एयरपोर्ट है। कर्नाटका में 2014 के बाद 15 एयरपोर्ट बन चुका है। ये है डबल इंजन सरकार का मुद्दा, ये है डबल इंजन सरकार का डेवलपमेंट।
और जो लोग वो बोल रहे हैं कर्नाटका में क्या हुआ, कल्याण कर्नाटका में क्या हुआ, और हैदराबाद कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका में क्या हुआ, हमने कल्याण कर्नाटका रूरल डेवलपमेंट बोर्ड बना के उसको 9,000 करोड़ का रेडी ग्रांट उसमें ऑलरेडी उनके चुका है। उसमें और बहुत ही जरूर वो का जो काम बचा थे अब तक, खरगे साहब जो थे वो विधायक थे उधर से कलबुर्गी से, उसका समय में क्या क्या काम नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद हो रहा है। पूरा रूरल कर्नाटका में हमारा जो स्कीम है, हमने 2019 में सत्ता बनाई, उसके बाद 40 लाख घरों के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन में 40 लाख घरों के लिए जल देने का काम में जल पहुंचाने का काम किया है। विद्यासिरी का जो योजना है उसमें किसानों का, ऑटो ड्राइवरों का और गरीब लोगों का, बच्चों लोग के लिए स्कॉलरशिप देने का प्रोग्राम हमने सरकार ने बनाया है। ऐसा बहुत ऐसा कार्यक्रम है बेंगलुरु के लिए। अब कोई लोग जीडीपी पर कैपिटा इनकम का बात कर रहे थे, हम यही सोचकर बियॉन्ड बेंगलुरु आईटी और जो अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बाहर भी जाना चाहिए। उसके लिए टायर 2 टायर 3 सिटीज में हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुबली हो या धारवाड़ हो या बेलगाम हो या मैसूर हो, उधर भी इंडस्ट्री स्थापना करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज, जो 2 साल कोविड के बाद हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई उसमें 10 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ, उसमें मोर देन 60% हैव बीन एग्जीक्यूटेड। ये है हमारा कमिटमेंट, ये है डबल इंजन सरकार का। जी भाई, इनका तो फोकस पूरी तरीके से डेवलपमेंट में और कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। निजाम साहब, आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में रखिएगा सर, बहुत लंबा मत करिएगा जी। ये झूमला पार्टी जो है ना, बहुत अच्छे झूमले गाती है आजकल, इतने जोरों से गा रहे हैं, बोम्पो की जरूरत पड़ेगी अब तो। भाई साहब गिनते रहे, लेकिन मैं इनकी थोड़ी फहरिस्त गिना दूं 2 चीजों से, एक प्राइस राइज और दूसरी इनका रेड कार्ड। इनका रेड कार्ड है, इन्होंने सीएम सीट 2,500 करोड़ में बेच दिया, मिनिस्टर का एक सीट 100 करोड़ में बेच दिया, बीडीए चेयरमैन जो बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको 15 करोड़ में बेच दिया, वाइस चांसलर 10 करोड़ में बेच दिया, सप्लाईज कोविड सप्लाईज में 75% 75% की इन्होंने घूस खाई है, पीडब्ल्यूडी एग्रीमेंट्स में 40% इनकी लोगों की जान तक ले ली इन्होंने। प्राइस राइज, आज अगर कोई आप ऑटो रिक्शा या टैक्सी ड्राइवर से आप बैठ जाइए बैंगलोर में और पूछिए भाई तेरी जिंदगी कैसी चल रही है, वो बोलता है मेरा पेट काट के मैं पेट्रोल और डीजल डाल के चला रहा हूँ, मैं आधा पेट खाता हूँ, मेरे बच्चों को आधा पेट खिला के सुलाता हूँ। गालियां दे रहे हैं। आप आइए नीरज भाई, मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं भी आपके साथ एक टी शर्ट पहन के बैठ जाऊंगा, आप भी बैठ जाइए, पूछिएगा, बोलेगा मैं आधा पेट काट के मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ, डीजल डाल रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चों को क्या खिलाऊं। और ये कहते हैं कि एयरपोर्ट बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं आप अदानी को देने के लिए, अदानी को देना चाहते हैं एयरपोर्ट। मैसूर में एक फ्लाइट नहीं आता है, 5 साल हो गए एयरपोर्ट बनाते हुए मैसूर में एक फ्लाइट नहीं उतरती है। अब किस बात की आप मैसूर फ्लाइट नहीं जाती क्या संगीता जी? मैसूर फ्लाइट नहीं जाती क्या? ये सिर्फ म्यूजियम बना रहे हैं, वहां पे एयरपोर्ट है लेकिन एक बहुत जरूरी है। मैं मैसूर में भी जाता हूँ, बहुत अच्छा शहर है। मैसूर क्यों नहीं जाती फ्लाइट? ये कह रहे हैं मैसूर फ्लाइट नहीं जाती, मेरे को लगता है जाती है, शायद नहीं जाती है साहब। साहब है संगीता जी पे है, कीजिएगा, एक फ्लाइट नहीं जाती है वहाँ। अरे उनसे जब पूछने दीजिए ना क्यों नहीं जाती। संगीता जी फ्लाइट नहीं जाती तो क्यों नहीं जाती है, ऐसा मैंने सुना है, कह रहे हैं ये। कहाँ से जवाब देंगे, ये तो रटा। अरे बोलने तो दीजिए सर उनको, आप उनको, मैं सवाल तो पूछूं। संगीता जी बताइए, मैसूर में फ्लाइट नहीं जाती है कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस का जो आरोप का पट्टी लगा रहा है ना, मैं तो यही, वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी है ना, उसको कौन रोक रहे हैं? एसीबी कांग्रेस नहीं किया था, हमने कोर्ट ऑर्डर से ऊपर उसका हटाया और लोकायुक्त को स्ट्रांग करने का कोशिश किया। कौन रोक रहे हैं उसको लोकायुक्त में जाने के, एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए, चार्ज करने के लिए? कौन रोक रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कोर्ट में जाके हमारा खिलाफ जो आरोप लगा रहा है उसको साबुत करने के लिए हाईकोर्ट में जाके एक कंप्लेंट कीजिए, एक प्राइवेट कंप्लेंट तो कीजिए। आपको कौन रोक रहा है? आप एक जिम्मेदारी होकर विरोध पक्ष में बैठा है, वो रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होकर
नहीं, भ्रष्टाचार कोई भी किया हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आप ऐसा है, एक मैसेज दीजिए सबको, आप जाके एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होकर जाके लोकायुक्त में एक कंप्लेंट फाइल कीजिए, हाईकोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल कीजिए, नहीं तो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? इसका दे आर ऑल फॉल्स प्रोपेगेंडा, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है। जी संगीता जी, निजाम जी, समय खत्म हो रहा है सर, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, शो खत्म करना पड़ेगा। अभी 20 दिन और हैं सर, अभी हालांकि 18 दिन कहना चाहिए टू बी प्रिसाइज, क्योंकि उस समय तक हम लोग शो कर सकेंगे। अभी बहुत कुछ बदलेगा, जैसे ओपन पोजीशन है, नई नई चीज़ें बदलती हैं, नए नए मुद्दे आते हैं, मोदी जी की रैलियाँ होंगी और कांग्रेस की रैलियाँ होंगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें और बनेंगी। हम लोग उस पर और एक बार चर्चा करेंगे और इस विषय को समझेंगे कर्नाटक में चल के आ रहा है। लेकिन एक बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस कह सकता हूँ कि बेंगलुरु से मैसूर का जो हाईवे वो जिसने बनाया है, थैंक यू है, बहुत शानदार बनाया। मैं अभी रिसेंटली गया था, मज़ा आ गया था उसमें ट्रेवल करके, बहुत ही शानदार। जिसने बनाया उसको क्रेडिट, लेकिन बहुत अच्छा बना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कैसे